जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों, हम लोग इंडियन पॉलिटी की क्लास को लेकर के हाजिर हो चुके हैं और एक नई एनर्जी के साथ दोस्तों क्लास को स्टार्ट करने के लिए तैयार हो चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का आधार क्या है? दोस्तों, जो न्यायिक समीक्षा है इसका आधार क्या है भारतीय संविधान में? न्यायिक समीक्षा किसे कहते हैं? विधायिका या कार्यपालिका के बाद जो भी विधायिका के द्वारा कानून बनाया जाता है या कार्यपालिका के द्वारा अगर कोई डिसीजन लिया जाता है जो असंवैधानिक हो, न्यायपालिका द्वारा उसे कैंसिल कर दिया जाता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि ये तो न्यायिक समीक्षा है। तो दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट है या जो राज्यों के हाई कोर्ट है, वह न्यायिक समीक्षा का उनकी जो शक्ति का आधार है वह कौन सा आर्टिकल है? क्या न्यायिक समीक्षा की शक्ति उन्हें 13 के तहत मिलता है, 32 के तहत मिलता है, 226 के तहत मिलता है या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। सभी के तहत वो न्यायिक समीक्षा की शक्ति को ग्रहण करते हैं। हालांकि मोटे के तौर पर तो 13 से ही मिलता है, लेकिन इसमें उपरोक्त सभी आंसर होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतरराष्ट्रीय संधियों, यहाँ पे दोस्तों अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? जैसे दोस्तों मान लीजिए कि देश के विभिन्न देशों के बीच में, जिसमें भारत भी शामिल है, तो उनके बीच में कोई सहमति बनती है, कोई संधि बनती है ना? संधि कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए समुद्र को लेकर के कोई कानून बन गया, कोई सहमति बन गई, या समुद्री उत्पाद को लेकर के कुछ ऐसा बन गया, या जलवायु को लेकर के कुछ ऐसा बन गया। तो ऐसी कोई संधि या समझौता होता है, तो भारत सरकार ने उस पर साइन कर दिया। अब सवाल यह है कि हमारे यहाँ उस चीज को अप्लाई कैसे किया जाए, उस कानून को जो हम संधि किए हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो संसद को कानून बनाना होगा। और मान लीजिए संसद ऐसा कोई कानून बनाती है, लेकिन वह विषय अगर राज्य का हुआ तब क्या होगा? तो क्या संसद ऐसे कानूनों को बना सकती है या नहीं बना सकती है? तो दोस्तों, हमारे संविधान का एक आर्टिकल है जो कहता है कि भाई अगर अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करने की बात हो रही है तो संसद लागू करने के लिए संसद कानून बना सकती है। क्लियर है? तो संसद कानून बना सकती है, भले ही वो राज्य सूची के विषय का हो, राज्य सूची के विषय का होगा तब भी, है ना? संसद कानून बना सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वह कौन सा आर्टिकल है दोस्तों? वह आर्टिकल है 253। आर्टिकल नंबर 253 कहता है कि राज्य सूची के भी किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है। कब? जब अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करने की बात हो। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 253 और 254 भी आप याद रखेंगे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यही वो आर्टिकल है जो कहता है कि जो संघ सूची है और इधर राज्य सूची है और इधर समवर्ती सूची है, तो बात किसकी है? समवर्ती सूची की। बात किसकी है? समवर्ती सूची की। 254 में कहा गया है कि जो समवर्ती सूची है इस पर अगर संघ यानी कि संसद भी कानून बनाती है और राज्य यानी कि राज्यों के विधानमंडल भी कानून बनाते हैं, और दोनों में टकराहट की स्थिति में जो संघ का कानून होगा यही मान्य होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। 254 कहता है कि समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्यों के बीच में टकराहट की स्थिति में हमेशा केंद्र का कानून ही सर्वोपरि होगा। ये बात किस आर्टिकल में बताया गया है? ये बात बताया गया है आर्टिकल नंबर 254 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और 253 में दोस्तों, 253 में मैंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करने की बात होगी तब भी केंद्र राज्यों के विषयों पर कानून बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, यहाँ पर स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन को लेकर के। इसके दो आंसर होते हैं, तो ध्यान से समझिए। अगर कभी आपसे पूछे कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, स्थापना कब हुआ था या गठन कब हुआ था, स्थापना या गठन पूछे आपसे, तो ये आपको बताना है 26 जनवरी 1950। लेकिन अगर आपसे पूछे उद्घाटन कब हुआ था, उद्घाटन उद्घाटन कब हुआ था दोस्तों, तो ये हो जाएगा 28 जनवरी 1950। दोस्तों, ये दो डेट है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए वास्तव में क्या हुआ था, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, अनुच्छेद नंबर 124 के तहत इसकी स्थापना कर दी गई। यानी हमारे संविधान में बता दिया गया कि हमारे देश में एक संविधान होगा। किस आर्टिकल हमारे संविधान में एक सुप्रीम कोर्ट होगी, एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। किस आर्टिकल में बताया गया है? 124 में बताया गया है कि भाई हमारे देश में एक सर्वोच्च न्यायालय होगी। तो संविधान जिस दिन लागू हुआ यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन उसी दिन हो गया। तो 26 जनवरी 1950 के दिन ही संविधान में ऐसा कहा गया
कि 26 जनवरी 1950 को ही कि हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगी। तो इसका गठन या इसकी स्थापना माना जाता है 26 जनवरी 1950। लेकिन दोस्तों तब तक न्यायालय ने वर्क करना नहीं शुरू किया था। वर्क करना शुरू किया 2 दिन बाद, यानी कि 28 जनवरी 1950 को। तब जाकर के ये डिसाइड हुआ कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के रूप में कौन काम, कहाँ पे कामकाज होगा, कौन काम करेगा। तो तब जाकर के 1928 से ये काम करना शुरू किया। तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपना काम जो करना शुरू किया वो 28 जनवरी 1950 को है, और जो उसकी स्थापना हुई या जो उसका गठन हुआ तो 26 जनवरी 1950, जिस दिन संविधान बना। और किस आर्टिकल के तहत इसका गठन हुआ? तो 124। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत मिला गया है? ये मोस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारत में जो पंचायती राज है दोस्तों, जो हमारी लोकल, आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोकल लेवल पे, स्थानीय लेवल पे चुनाव होते हैं, उसमें महिला कैंडिडेट भी खड़ी होती है मैक्सिमम बहुत सीटों पर। तो उसकी वजह ये नहीं कि विमेन एम्पावरमेंट हो चुका है, कुछ पर हो चुका है ना, कुछ पर ऐसा हो सकता है कि हाँ, महिला कैंडिडेट दावेदारी में काफी मजबूत हो, लेकिन जितना दिखाई देता है उतना है नहीं, है ना, एम्पावरमेंट। तो महिलाएं इतनी ज्यादा चुनाव लड़ कैसे पाती हैं? क्योंकि दोस्तों उनके लिए सीट आरक्षित की जाती है। जैसे गांव का ग्राम प्रधान का चुनाव हो, जैसे नगर पालिका का चुनाव हो, तो इन सारे ही चाहे ग्राम पंचायत यानी पंचायती स्तर पे हो, चाहे नगर पालिका स्तर पे हो, इनमें 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो अगर कभी पूछे कि कितना, तो 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है, तो ये केवल स्थानीय स्तर के सरकार में था, चाहे वो ग्राम पंचायत के स्तर पे हो, चाहे वह, 1 मिनट दोस्तों, बस आप टाइम दीजिएगा मुझे, 1 मिनट। तो 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है दोस्तों। और चाहे वो ग्राम पंचायत का चुनाव हो और चाहे तो वो नगर पालिका का चुनाव हो, इतना आपको ध्यान रखना है कि 1/3 सीटें आरक्षित है महिलाओं के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन ये है कि जो पंचायतों में महिलाओं को ये 1/3 सीटें आरक्षित हैं, वह किस आर्टिकल के तहत? तो दोस्तों आपको पता है 143 से लेकर के 243 से लेकर के 243 ओ तक पंचायतों के बारे में बताया गया है। तो इन्हीं में से कोई सा एक होगा। तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 243 डी। 243 डी में ही दोस्तों एससी के लिए भी सीटें आरक्षित हैं, एसटी के लिए भी सीटें आरक्षित हैं, और ओबीसी के लिए, महिलाओं के लिए भी सीटें आरक्षित है। ये आपको ध्यान रखना है। और इतना ही नहीं, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, वो भी आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा और विधानसभाओं में भी, कहाँ पे, लोकसभा और विधानसभा में भी 106वां संविधान संशोधन हुआ था अभी, और इसमें 106वां संविधान संशोधन 2023, तो इसमें भी क्या किया सरकार ने, 1/3 सीटों को आरक्षित कर दिया महिलाओं के नाम पर। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए नहीं है ना, यानी ये बाकी के बाकी सबके लिए है, केवल भारतीय नागरिकों के लिए कौन सा नहीं है? तो दोस्तों पहले केवल भारतीय नागरिकों के लिए कौन सा है हम वो देख लेते हैं। तो 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है। ये आपको बिल्कुल रट लेना है। ठीक है, 15, 16, 19, 29, 30। तो 15, 16, 19, 29, 30, तो ये 21 जो है ये सभी के लिए है। और कहा केवल भारतीय नागरिकों के लिए कौन सा नहीं है? तो 21 जो है वो सभी के लिए है, ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 21। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये सभी के लिए है, चाहे वो भारत का नागरिक हो चाहे कोई विदेशी हो, ये अधिकार सबको प्रदत्त है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में राज्यसभा के सभापति कौन होता है? जो राज्यसभा का सभापति होता है ये कौन होता है दोस्तों? तो क्या ये राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है या गृह मंत्री होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? उपराष्ट्रपति। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर आपसे उपराष्ट्रपति का पद पूछेगा, उपराष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में है? उपराष्ट्रपति का पद आपको बताना है 63 में। लेकिन उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, राज्यसभा का सभापति होगा, सभापति होगा, राज्यसभा का सभापति होगा। ये किस आर्टिकल में बताया गया है? तो ये 64 64 में बताया गया है। ये दोनों आर्टिकल याद कर लेंगे आप।
उपराष्ट्रपति का पद 63 में, और उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति के रूप में काम करेगा, यानी राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ऐसा किस आर्टिकल में कहा गया है? तो 64 यानी कि 64 में कहा गया है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र राज्य संबंधों में समन्वय से संबंधित है? दोस्तों, केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध बना रहे, मतलब विवाद की स्थिति ना हो, ऐसा कौन सा आर्टिकल है इनमें? तो क्या 263 है, क्या 262 है, क्या 261 है, या 260 है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 263। ये दोनों आर्टिकल मोस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट को ये दोनों याद होने चाहिए, 263 भी और 262 भी। इनमें क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो पहले बात करते हैं 263 की। दोस्तों 263 देखिए, हमारे संविधान बनाने वाले ये चाहते थे कि जितने भी राज्य हैं, है ना, जितने भी राज्य हैं हमारे यहाँ, तो राज्यों के बीच आपस में मतभेद ना हो। एक तो ये बात है कि जितने भी राज्य हैं, पता चले एक राज्य का दूसरे राज्य के बीच कंपटीशन चल रहा है ना, क्षेत्रीयता चल रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो ऐसा ना हो। सब लोग मिलजुल करके रहें, कंपटीशन हो लेकिन वो स्वस्थ कंपटीशन हो। ऐसा ना हो कि राजनीति के चक्कर में दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हो, तो ऐसा ना हो। और दूसरा, एक तो एक राज्य दूसरे राज्य से ना लड़े, और दूसरा राज्यों और केंद्र के बीच में लड़ाई ना हो। केंद्र अपना मामला देखे, राज्य अपना मामला देखे, और दोनों के बीच में सहयोग की भावना हो। तो इसके लिए दोस्तों उन्होंने कहा कि भाई एक तो आर्टिकल हम लोगों ने पढ़ा ही है, आर्टिकल नंबर 131। आर्टिकल नंबर 131 कहता है कि या तो दो राज्यों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा होगा, या राज्यों और केंद्र के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा होगा, तो इसका मामला सुप्रीम कोर्ट देखेगा। ये तो बात है ही है। लेकिन अगर वो बैठ करके आपस में सहमति बन जाए तो वो और बढ़िया है। अगर कोई मामला कोर्ट डिसाइड करता है, कोर्ट निर्धारित करता है, तो जिसके पक्ष में फैसला होता है वो पक्ष तो खुश हो जाएगा। लेकिन हो सकता है किसी दूसरे राज्य के जिसके पक्ष में फैसला नहीं आया है, उनके बीच में वो मलाल रहे, और फिर वो मौका ढूंढे अगली बार का, है ना? तो ऐसे तो द्वेष कभी खत्म नहीं होगा। तो इस कंडीशन में दोस्तों हमारे सर्वोच्च न्यायालय, हमारे संविधान बनाने वालों ने कहा कि अगर लफड़ा हो गया है, लड़ाई झगड़ा हो गया है, कंपटीशन हो गया है, तब तो मामला सुप्रीम कोर्ट देखेगा। लेकिन संविधान बनाने वालों ने कहा कि भाई अगर बैठ करके सहमति हो जाए तो वो और भी अच्छा है। तो ये बैठ करके सहमति कैसे होगा? तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं दोस्तों, एक आर्टिकल है 263 जो केंद्र और राज्य या राज्यों और राज्य के बीच में लड़ाई झगड़े को लेकर के मामले को देखता है। तो ये क्या है? इसमें बताया गया है दोस्तों, आपने सुना होगा अंतरराज्यीय परिषद। अंतरराज्यीय परिषद, तो कभी भी आपसे पूछे अंतरराज्यीय परिषद का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है, तो अंतरराज्यीय परिषद का गठन 263 के तहत होता है। इसका काम क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले इसका गठन राष्ट्रपति, ध्यान रखना है, संसद इसका गठन नहीं करती। संसद इसका गठन नहीं करेगी। इसका गठन कौन करेगा? जो राष्ट्र का प्रमुख है, तो इसका गठन करता है राष्ट्रपति। इसका गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति। ये कई बार पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रपति अंतरराज्यीय परिषद, क्योंकि राष्ट्रपति को देखिए हर राज्य का विधानसभा भी वोटिंग करता है और संसद भी वोट करता है, तो इसीलिए राष्ट्रपति यानी पूरे देश का एक प्रतिनिधित्व करता है। हर इसके चुनाव में हर राज्य के विधानसभा के भी लोग शामिल होते हैं, और सेंटर का भी जो संसद होता है वो भी शामिल होता है। तो राष्ट्रपति एक तरीके से प्रतीक हो गया सबका। तो इसलिए इसको कहा गया कि भाई आप ही एक ऐसी संस्था बनाएंगे, एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे, एक ऐसा परिषद बनाएंगे। तो इस परिषद में क्या होता है? इस परिषद में सारे ही राज्य और केंद्र सभी लोग शामिल होते हैं, और जो भी विवाद की स्थिति होती है, जो भी मामला होता है, उसको आपस में ही सुलझा लिया जाता है। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है, अंतरराज्यीय परिषद। ठीक है? कौन गठित करता है? राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत गठित होता है? 263। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? और दोस्तों जो 262 है, 262 है, ये अंतरराज्यीय नदी परिषद, अंतरराज्यीय नदी परिषद को बनाने की बात है। अंतरराज्यीय नदी परिषद, अगर दो राज्यों के बीच में नदी को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो जाए, तब जिस राज्य से हो सकता है नदी गुजर रही है और दूसरे राज्य में पहुंच रही है, तो पहले वाला राज्य पहले ही पूरा पानी उसका सोख ले, अपने किसानों के यहाँ नहर बनवा करके आगे पानी जाने ही न दे। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों अंतरराज्यीय परिषद बनाने की व्यवस्था की गई है 262। लेकिन यहाँ पे जो मैं अंतर बता रहा हूँ आपको ध्यान रखना है कि अंतरराज्यीय नदी जो जल परिषद होता है, अंतरराज्यीय नदी जल परिषद कहते हैं इसको। तो अंतरराज्यीय नदी जल परिषद की जो गठन होता है, जो स्थापना होता है, ये राष्ट्रपति नहीं करता, ये संसद के द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा। तो ये अंतर है ना?
अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति। और अंतर्राज्यीय नदी जल परिषद का गठन कौन करता है? अंतर्राज्यीय नदी जल परिषद का गठन करता है संसद। और ये 262 के तहत है और ये 263 के तहत है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का, ये भी बहुत, इसमें भी स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ये मैं आज क्लियर कर दूंगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है दोस्तों, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ है? यानी हमारे यहाँ जो माइनॉरिटी है, जो अल्पसंख्यक है, तो अल्पसंख्यक है कौन? तो हिंदू धर्म को छोड़ करके, क्योंकि हिंदुओं को बहुसंख्यक माना जाता है, तो हिंदुओं को छोड़ करके बाकी जितनी संख्या है दूसरे धर्म के लोग, वो सब क्या है? अल्पसंख्यक है। तो उनके अधिकारों को लेकर के संविधान बनाने वालों ने कहा कि भाई इनके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए ऐसे कई सारी कोशिशें की गई थी, जिनमें से एक काम किया गया है अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बना करके। जो ये संवैधानिक संस्था नहीं है, ये ध्यान रखना आपको, संविधान के किसी आर्टिकल में इसकी स्थापना नहीं है, बल्कि ये संसद द्वारा एक कानून के तहत इसकी स्थापना हुई है। ये बात क्लियर हुआ। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का जो गठन हुआ था, ये पूछ रहा है कि किस अधिनियम के तहत हुआ इसका गठन। तो इसका गठन दोस्तों किस अधिनियम के तहत हुआ? तो क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के तहत हुआ? क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1993, अच्छा यहाँ पे ईयर दिया हुआ है अलग अलग, 92 में, 93 में, 94 में, सन 2000 में। यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। एक तो पूछा जाता है कि किस वर्ष ये गठन हुआ, और दूसरा किस वर्ष के अधिनियम के तहत गठन हुआ। दोनों का आंसर अलग अलग होगा। अगर पूछेगा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो ये आंसर होगा 1993, ये आप नोट कर लेंगे, है ना। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन किस कानून के तहत? अगर कानून पूछेगा तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992। 1992 ये अधिनियम का नाम था, लेकिन ये 1993 में जाकर के पास हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि यह भले ही कानून का नाम 1992 है, लेकिन ये पास हुआ था 1993 में। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन भी कब हुआ था? 1993। तो ये आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993। भले ही ये ध्यान रखना है आपको कि कानून का नाम था 1992, तो इसीलिए कहीं 1992 दिया होता है, कहीं 1993 दिया होता है। दोनों की अलग अलग संख्या होती है। अगर अधिनियम पूछेगा तो 1992, और किस वर्ष स्थापित हो गया था तो 1993। ये दो अलग अलग डेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है? दोस्तों मैं ये क्वेश्चन कई बार बताया हूं आप लोगों को, तो अब मेरे ख्याल से आपको याद हो जाना चाहिए कि जो सर्वोच्च न्यायालय, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, इसका मूल क्षेत्राधिकार कौन सा है? मूल क्षेत्राधिकार का मतलब होता है दोस्तों कि वह फिर कोई और दूसरा उस क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, मतलब कि न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का ही वो अधिकार क्षेत्र है, किसी और का नहीं। तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 131। और इसी में कहा गया है कि जो केंद्र है और राज्य है, केंद्र राज्य के बीच में कोई विवाद हो, या राज्य और राज्य के बीच में कोई विवाद है, राज्य और राज्य के बीच में कोई विवाद है, तो इसका मामला हमेशा कहाँ सुलझाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझाया जाएगा। और यही इसका मूल क्षेत्राधिकार कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट को लेकर के दो तीन आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, वो आप याद कर लेंगे। एक, सुप्रीम कोर्ट का गठन आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 124 में है। दूसरा, मूल क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार दोस्तों, ये मूल क्षेत्राधिकार ये 131 में है। और एक दोस्तों वो है जो कहते हैं उसको अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार 136 में ध्यान रखेंगे। और है सलाहकारी, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, तो ये दोस्तों 143 में है। और एक आर्टिकल आप और ध्यान रखेंगे, है ना, तो वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 129। 129 में इसको अभिलेख, अभिलेखीय क्षेत्राधिकार है, या अभिलेखीय शक्तियां प्राप्त होती हैं। एक अभिलेख न्यायालय के रूप में ये काम करता है। और इसी में है अवमानना, अवमानना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अवमानना ये क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ। 129 वाला समझ लेते हैं दोस्तों। जो सुप्रीम कोर्ट है, इसने अगर कोई भी जजमेंट दिया है, या इसने कुछ भी संविधान की कोई भी व्याख्या किया है, तो या इसने कोई टिप्पणी किया है, कोई जजमेंट दिया है, तो वह एक कानून के रूप में लिखित होता है ना।
जैसे कि संसद द्वारा कानून बनाया जाता है, ऐसे ही कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया हुआ है, तो वह भी उस कानून के समकक्ष है और नीचे के सभी अदालतों को और बाकी लोगों को भी न्यायालय के उस डिसीजन को मानना पड़ेगा और इतना ही नहीं उसको एक कानून के रूप में लेकर के चलना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं अभिलेखीय शक्ति और सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ कहा, कोई डिसीजन दिया है ना? और आप अगर उसका उल्लंघन करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट को यह भी शक्ति है कि अपने अवमानना का दंड दे सके। अवमानना मतलब होता है आपने उसकी बात का उल्लंघन किया है, तो उसको लेकर के वो दंड भी दे सकता है। तो अवमानना के लिए दंड देने का प्रावधान भी 129 में है और अभिलेखीय न्यायालय के रूप में काम करने की भी उसकी जो शक्ति है वो 129 में है। 129 में ये 2 चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है? बाकी ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में अन्य बातें थी, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है? क्या धर्म का विरोध करना? क्या सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान करना? केवल एक धर्म का समर्थन करना या धर्म का पूर्ण बहिष्कार करना? तो दोस्तों धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है सभी धर्मों के सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान और ये किसके लिए कहा गया है? तो ये राज्य को कहा गया है कि राज्य मतलब जो सरकारी लोग हैं, जो सरकारी पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनको, है ना? प्राइवेट व्यक्ति को नहीं। हम अपने निजी जीवन में हम किस धर्म को मानते हैं, किस धर्म का सम्मान करते हैं, किस धर्म का प्रचार-प्रसार करते हैं, हमारी पूरी आज़ादी है। लेकिन जब हम सार्वजनिक जीवन में होंगे, सार्वजनिक जीवन का मतलब होता है कि हम किसी सरकारी पद पर बैठे हुए हैं, हमारे पास कोई सरकारी ज़िम्मेदारी दी हुई है, तो उस कंडीशन में दोस्तों हम राज्य हो जाते हैं और राज्य को ये ज़िम्मेदारी है कि सभी धर्मों के प्रति वो समान रूप से सम्मान करे, समान रूप से आदर हो, ठीक है ना? केवल एक धर्म का समर्थन न करे। अच्छा, जो अ, यूरोप का धर्मनिरपेक्ष है, जैसे कि फ्रांस भी एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो फ्रांस के धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है दोस्तों कि आप किसी भी धर्म को नहीं लेकर के चलेंगे और हमारे यहाँ है कि हर धर्म को लेके चलेंगे। तो ये अंतर है, यानी कि हमारे यहाँ का जो धर्मनिरपेक्ष है, उसे सकारात्मक धर्मनिरपेक्ष कहते हैं और जो फ्रांस का धर्मनिरपेक्ष है, उसे नकारात्मक धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रांस में कहा गया है कि भाई आप किसी भी धर्म को जैसे ही सरकारी पद पर आएँगे, राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा और हमारे यहाँ कहा गया है कि राज्य का सारे ही धर्मों को समान रूप से आदर करेगा, सम्मान करेगा, यानी समान रूप से विश्वास करेगा। हर धर्म के प्रति उसका समान रूप से विश्वास होगा। ठीक है? तो इस तरीके समान रूप से आचरण होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सभी धर्मों के प्रति समान रूप से आदर, ये हमारा सकारात्मक धर्मनिरपेक्ष है भारत में। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक निकाय है? संवैधानिक निकाय मतलब होता है जिसका संविधान में उल्लेख हो। तो क्या राष्ट्रीय हरित अधिकरण है? क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है? क्या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है? क्या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है? तो दोस्तों आपको मुझे बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो हम सब जानते हैं जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, इसकी स्थापना हुई है 89वां संविधान संशोधन 2004 में। ठीक है? 89वां संविधान संशोधन 2004 में दोस्तों, और ये किस आर्टिकल के तहत स्थापित हुआ है? तो 338 ए। तो यानी कि ये किसी आर्टिकल में है और इसलिए यही क्या होगा? एक संवैधानिक निकाय होगा। दोस्तों जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, इसकी स्थापना हुई थी 2010 में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? इसके अलावा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना दोस्तों 2007 में हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसकी स्थापना हुई है 2005 में। ठीक है? रोक दीजिए एक बार फिर से तो। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? भारत में लोकसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? दोस्तों हमारे संविधान में जो लोकसभा का प्रावधान है, लोकसभा का प्रावधान, तो संविधान के लोकसभा का प्रावधान कितने में है? तो आर्टिकल नंबर 81 में है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें बताया गया है दोस्तों मैक्सिमम जो मेंबर होंगे, टोटल जो मेंबर संख्या बताई गई है वो 552 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 552, जिनमें दोस्तों 500 जो होंगे वो निर्वाचित होंगे, 550 550 जो होंगे वो निर्वाचित होंगे और 2 मनोनीत होंगे। 2 क्या होंगे?
मनोनीत होंगे। ये व्यवस्था बताई गई है लोकसभा की। क्लियर है? मैं फिर से बता रहा हूँ, लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर की संख्या कितनी होगी? 552। इनमें जो 550 होंगे, यहाँ पे सही से लिख दीजिए 550। तो इनमें जो 550 होंगे ये इलेक्टेड होंगे, निर्वाचित होंगे, और 2 नॉमिनेट होंगे। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ तक क्लियर हुआ? राष्ट्रपति के द्वारा। अब इनमें भी 550 में से भी दोस्तों जो 530 होंगे, 530 ये होंगे राज्यों से। कहाँ से होंगे? राज्यों से। और जो 20 होंगे वो कहाँ से होंगे? तो वो होंगे यूटीज से, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से। तो 530 होंगे राज्यों से और 20 होंगे केंद्र शासित प्रदेश से। क्लियर है? और दोस्तों ये वाली जो व्यवस्था है इसको समाप्त कर दिया गया 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा, ये समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ से इनके जो मनोनीत वाले हैं ये 2 कम हो जाएगा, तो मैक्सिमम 550 बचेंगे यहाँ पे। ठीक है? 550 बचेंगे और सभी के सभी निर्वाचित होंगे, जिनमें से 530 राज्यों से निर्वाचित होंगे और 20 केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में दोस्तों यहाँ से है 524, यहाँ से है 524 और यहाँ से कितने हैं? तो यहाँ से हैं 19, और दोनों को जोड़ेंगे 524 और 19, यूटी से 19 है और राज्यों से है 524, तो दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल 543 आएगा, और यही 543 अभी है। तो अगर पूछेगा यूटी से कुल कितने लोकसभा में हो सकते हैं, तो मतलब 20 हो सकते हैं, जिनमें से अभी वर्तमान में 19 हैं। वर्तमान में कितने हैं? 19। और यहाँ पर राज्यों से 530 हो सकते हैं और अभी कितने हैं? तो 524 हैं, और यही 524 और यहाँ पे 19 टोटल मिलाकर के कितने हैं? 543। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बात हो गई मैक्सिमम जो मेंबर हैं लोकसभा के। लेकिन यहाँ पे पूछा हुआ है न्यूनतम कितने हो सकते हैं। तो दोस्तों हमारे संविधान में लोकसभा की संख्या को लेकर के कोई भी न्यूनतम सीमा नहीं दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? दोस्तों अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो क्या 243 है, 244 है, 245 है या 246 है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे संविधान का जो भाग नंबर 10 है, भाग नंबर 10 वह अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, और इसमें आर्टिकल केवल 244 एक ही आर्टिकल था, बाद में 244 ए भी कर दिया गया। और इसके बाद तो आपको पता है जो भाग नंबर 11 है, भाग नंबर 11 है, ये केंद्र और राज्यों के केंद्र और राज्यों का संबंध कैसा होगा उससे संबंधित है। तो केंद्र और राज्यों के से संबंधित है ये, जिनमें आर्टिकल 245 से लेकर के 263 तक है। तो इनमें है केंद्र राज्य संबंध, इसमें है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से, और इसमें है केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध। तो ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है दोस्तों, केंद्र राज्य संबंध है ना, भाग नंबर 11। क्लियर है? तो 245 से लेकर के 263 है, और जो भाग नंबर 10 है 244 और 244 ये दो ही आर्टिकल है, तो 244 ये सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि कितनी बार बढ़ाई जा सकती है? यहाँ पे भी बहुत कंफ्यूजन होता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप ध्यान से सुनिए। भारत में जब भी राष्ट्रपति आपातकाल का, राष्ट्रपति के द्वारा ही आपातकाल लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, कौन घोषणा करता है? राष्ट्रपति। तो पहली बात, घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जब भी घोषणा करेगा, जिस भी तारीख को वो घोषणा कर दिया कि भाई आज से राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा रहा है देश में, तो जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, तो जिस दिन लगाया जाता है उस दिन से लेकर के 1 माह तक, कितने माह तक? 1 माह तक। तो 1 माह तक तो वो लगा रहेगा, लेकिन 1 माह के भीतर जिस दिन से वो आपातकाल लगा हुआ है, उसके अगले 1 महीने के भीतर तक उसे संसद से अनुमोदित करवाना होगा, यानी कि संसद की सहमति लेनी पड़ेगी, संसद की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, और उसमें संसद से प्रस्ताव पारित किया जाएगा कि हाँ भाई हमारे देश में इस कंडीशन की वजह से देश में आपातकाल लगा हुआ है। अगर संसद उसको प्रस्तावित करती है, अनुमोदित कर देती है, संसद उसको अनुमोदित कर देती है कि हाँ आप सच में कंडीशन ऐसी है, आपने जो आपातकाल लगाया वो बिल्कुल ठीक है, तब तो वो आगे बढ़ा रहेगा। लेकिन अगर संसद ने प्रस्ताव को पारित नहीं किया, तो यह आपातकाल अधिकतम 1 महीने तक ही चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। ये क्लियर हुआ? तो मान लीजिए संसद ने प्रस्ताव पारित कर दिया और आपातकाल लग गया,
तो जब भी आपातकाल लगेगा, जिस दिन आपातकाल लगा है वहां से लेकर के 6 माह तक, 6 माह, तो यहाँ पे ध्यान रखना है 6 माह। तो 6 माह के भीतर 6 माह के भीतर या 6 माह तक आपातकाल लगा रहेगा। लेकिन जैसे ही 6 महीने होगा, संसद को, अब यहाँ पे राष्ट्रपति के पास अब कोई भी अधिकार नहीं है। अब राष्ट्रपति अनाउंस नहीं करेगा, अब कौन करेगा? संसद। तो संसद फिर से वही प्रस्ताव पारित करेगी कि हाँ, आपातकाल को और आगे बढ़ाया जाए, तो फिर से वो आपातकाल बढ़ेगा। तो इस प्रकार दोस्तों 6 महीने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल को संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं। राष्ट्रपति केवल एक बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है और खत्म करने की घोषणा करता है, लेकिन संसद ये प्रस्ताव से बढ़ाती जाती है, बढ़ाती जाती है। अगर संसद को नहीं बढ़ाना है तो प्रस्ताव को 6 महीने के बाद वो प्रस्ताव को नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अगर बढ़ाना है तो संसद के ही हाथ में है कि वह राष्ट्रीय आपातकाल को और आगे बढ़ाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 6 माह, लेकिन संसद कितनी बार इसको ऐसे बढ़ा सकती है? तो संसद दोस्तों अनिश्चित काल के लिए। तो यहाँ पर पूछा हुआ है कि कितनी बार बढ़ाई जा सकती है, तो ये अनिश्चित काल के लिए बढ़ाई जा सकती है। संसद ऐसे 6-6 महीने करके इसको कितनी भी बार बढ़ा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। संसद अनिश्चित काल तक इसको बढ़ा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है? तो दोस्तों क्या भाग 1 में है, भाग 2 में है, भाग 3 में है, भाग 4 में है? हम सबको पता है कि इसमें संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है दोस्तों। जो आर्टिकल है 1 से लेकर के 4 तक। भाग नंबर 2 में दोस्तों नागरिकता है, नागरिकता है जो 5 से लेकर के 11 तक है। 3 में फंडामेंटल राइट है यानी कि मौलिक अधिकार है जो 12 से लेकर के 35 तक है। और 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व है जो 36 से लेकर के 51 तक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें दोस्तों नागरिकता है तो भाग नंबर 2 में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है? धार्मिक स्वतंत्रता आपको दोस्तों कौन सा आर्टिकल देता है? क्या 25 से लेकर के 28 तक देता है, 29-30 देता है, 23-24 देता है या 19-22 देता है? दोस्तों जो 19-22 है यह स्वतंत्रता का अधिकार देता है। क्या देता है? स्वतंत्रता का अधिकार। मौलिक अधिकार में अगर आपसे पूछे स्वतंत्रता का अधिकार हमें कहां से प्राप्त होता है, तो स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होता है 19 से लेकर के 22 तक। जो 23-24 है दोस्तों ये शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। क्या देता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार मिलता है। जो 29-30 है ये अल्पसंख्यकों के लिए है और अल्पसंख्यकों के लिए है, तो ये अल्पसंख्यकों के लिए है। और अल्पसंख्यकों के लिए क्या है दोस्तों? तो ये है शैक्षिक एवं सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार इनके संरक्षित करने की बात बताई गई है, ये आपको ध्यान रखना है। और 25 और 28, 25 से लेकर के 28 तक में क्या है? तो यहाँ पर है धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। और अगर आपसे पूछे धार्मिक स्वतंत्रता तो यही हमें बताना है जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 25 से लेकर के 28 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज में कितने स्तर स्थापित किए गए? 73वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों जो पंचायती राज है इसमें पूछा हुआ कि इसमें कितने स्तर स्थापित किए हुए हैं? तो इनमें 3 स्तर है ना? 3 स्तर है जो आपको नोट कर लेना चाहिए। सबसे नीचे है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ठीक है। दूसरा है पंचायत समिति, पंचायत समिति जिसे ब्लॉक स्तर बोलते हैं, ब्लॉक स्तर पर होता है ये, ब्लॉक स्तर पे इसका नाम क्या है? पंचायत समिति। और तीसरा जिला परिषद, जिला परिषद, और ये जिला स्तर पे होता है, जिला स्तर पे होता है। और ये ग्राम स्तर पे होता है, ग्राम स्तर पे होता है, तो ये ध्यान रखना है। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पे होता है, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पे होता है और जिला परिषद जिला स्तर पे होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों जो अटॉर्नी जनरल है इसके पद की व्यवस्था आर्टिकल नंबर 76 में दिया हुआ है। और इसका जो कार्यकाल है, कार्यकाल, तो इसके कार्यकाल के बारे में कोई भी चर्चा नहीं है, कार्यकाल नहीं दिया हुआ है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति और मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान की 5वीं अनुसूची, जो 5वीं अनुसूची है वह किससे संबंधित पूछ रहा है? तो क्या अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से पूछ रहा है,
बताना है आपको, या भाषाएं बता रहे हैं, या दल बदल विरोधी कानून बता रहे हैं, या पंचायती राज बता रहे हैं। तो आप बताइए इनमें से क्या आंसर आपका है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। जो अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन है ये भाग नंबर 5 में है, ये आपको ध्यान रखना है। जो भाषाएं हैं दोस्तों, भाषाएं ये भाग नंबर 8 में दिया हुआ है, जो 22 भाषाएं हैं। जो दल बदल है अनुसूची है, सॉरी भाग नहीं अनुसूची है, सॉरी भाग की जगह पे आप अनुसूची कर लीजिए, अनुसूची। तो ये अनुसूची नंबर 5 है, ये अनुसूची नंबर 8 है। दल बदल विरोधी तो ये अनुसूची नंबर 10 है। और जो पंचायती राज है यह अनुसूची नंबर 11 है। अनुसूची देखिए, पंचायती राज का अनुसूची 11 है, लेकिन अगर भाग पूछेगा तो 9 है। भाग 9 है पंचायती राज का, भाग 9, और अनुसूची पूछेगा तो 11 है। ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को आपातकाल के दौरान कानून बनाने की अतिरिक्त शक्ति देता है। कानून बनाने की अतिरिक्त शक्ति देता है, वह कौन सा अनुच्छेद है। तो क्या अनुच्छेद 250 है। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, आपातकाल के दौरान पूछ रहा है, तो जब भी देश में आपातकाल लगता है तो क्या 250 है, 251 है, 252 है या 253 है दोस्तों। ये इनमें से 3 आर्टिकल आप नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा 250। ये क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए हमारे संविधान में जो 7वीं सूची है, 7वीं सूची, तो 7वीं सूची में 7वीं सूची में आपको पता है 3 लिस्ट है। एक संघ सूची या केंद्र सूची, दूसरी है राज्य सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, तो ये 3 सूचियां हैं। केंद्र अपने विषयों पर कानून बनाता है, राज्य अपने विषयों पर कानून बनाता है, और समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाते हैं। जो मैं ये 3 आर्टिकल बता रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनेंगे। तो राज्य सूची के किसी विषय पर संसद भी कानून बना सकता है आपातकाल के दौरान। ठीक है, तो किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 250। आर्टिकल 250 कहता है, ये नोट कर लेंगे, आर्टिकल 250 कहता है कि आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा कानून बनाया जा सकता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपातकाल के दौरान राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद द्वारा यानी कि केंद्र द्वारा कानून बनाया जा सकता है। किस आर्टिकल के तहत, 250 के तहत। और दोस्तों 252 भी नोट कर लेंगे। 252, 252 में क्या कहा गया है कि दो या दो से अधिक राज्य, दो या दो से अधिक राज्य, एक राज्य नहीं, मिनिमम दो है, दो या दो से अधिक है। अगर ये राज्य हैं या राज्यों का ग्रुप है, दो या दो से अधिक राज्यों का कोई ग्रुप है, जिनमें वो अपने विधानमंडल में एक प्रस्ताव पारित करते हैं कि हमारे इस विषय पर, वो विषय का नाम बताएंगे, इस विषय पर केंद्र कानून बनाए। ऐसी कंडीशन में उस विषय पर केंद्र कानून बना सकता है, लेकिन यह उन्हीं लोगों के लिए लागू होगा जो इसमें शामिल होंगे, यानी जो सिफारिश करेंगे केंद्र को लेकर के। तो ये 252 में कहा गया है कि दो या दो से अधिक राज्य मिल करके संसद से सिफारिश कर सकते हैं कि वह इन विषय पर कानून बनाए, और उस विषय पर कानून संसद बनाता है। और ध्यान रखना है कि संसद फिर बाध्य नहीं है, संसद की मर्जी होगी तो बनाएगा, नहीं मर्जी होगी तो नहीं बनाएगा। और संसद जब बनाएगा तो वो कोई केवल उन्हीं राज्यों में लागू होगा जिन्होंने सिफारिश की है। तो ये 252 में। और 253 भी आप नोट कर लेंगे। 253, 253 में कहा गया दोस्तों, जब भी कोई अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौता लागू करना हो, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कोई संधि या समझौता लागू करना है, तब भी राज्य सूची के किसी विषय पर केंद्र कानून बना सकता है। ये 253 में। तो मैंने 3 आर्टिकल बताया आपको। 250 में जब भी देश में आपातकाल लगा होगा तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। 252 के तहत दो या दो से अधिक राज्यों की सहमति हो तब संसद कानून बना सकता है। और देश 253 में जब अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौता लागू करना हो तब संसद कानून बना सकता है। किसके विषय पर, राज्यों के विषय पर। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का गठन। जो संघ लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी है, इसका गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है। क्या अनुच्छेद 315 के तहत, 316 के तहत, 17 के तहत, या 318 के तहत। इसका सही आंसर क्या होगा, 315 के तहत। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पूछ रहा है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी कि एनजेएसी जो कानून बना था उससे संबंधित है ना। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे रद्द कर दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हमारा जो कोलेजियम व्यवस्था है वही ठीक है ना, हम ऐसी नियुक्ति आयोग नहीं चाहेंगे। तो आपसे इस नियुक्ति आयोग के स्ट्रक्चर के बारे में कभी भी नहीं पूछेगा
क्योंकि ये अभी सक्रिय नहीं है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने डिलीट कर दिया, ये कह करके कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन कर रहा है। यानी संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये है कि संविधान में जो न्यायपालिका है, हमारी न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जो हमारी न्यायपालिका है, यह स्वतंत्र और निष्पक्ष बनी रहे। और आपका जो ये एनजेएसी है, ये हमारी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए बाधा पहुंचाती है, और इसीलिए यह एनजेएसी कानून को हम कैंसिल करते हैं, रद्द करते हैं। तो ये 2015 में कानून बनाया था और इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। और दोस्तों, यह किस संशोधन द्वारा लाया गया था? तो यह 99वां संविधान संशोधन 2015 द्वारा लाया गया था, जो एनजेएसी कानून था। ये आपको ध्यान रखना है, हालांकि इसको कैंसिल कर दिया गया। जो 100वां संविधान संशोधन है दोस्तों, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य क्षेत्रों का आदान प्रदान किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के मध्य क्षेत्रों का आदान प्रदान किया गया था 100वां संविधान संशोधन के द्वारा। जब भी सरकार किसी भी देश के साथ क्षेत्रों का आदान प्रदान करेंगे, अपने बॉर्डर को लेकर के बॉर्डर ठीक करेंगे, तो उन्हें संविधान में संशोधन करना होगा। और संविधान में हमारे दो संविधान संशोधन है, एक 9वां और दूसरा 100वां। तो 9वां और 100वां संविधान संशोधन, जो 9वां संविधान संशोधन है 1960 में हुआ है। उस टाइम पाकिस्तान के साथ भी क्षेत्रों का आदान प्रदान हुआ था। और जो 100वां संविधान संशोधन है, यह भी 2015 में हुआ है दोस्तों, 2015 में। और ये भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ, क्षेत्रों का आदान प्रदान को लेकर के। 101वां संविधान संशोधन दोस्तों, यह 2018, जो जीएसटी है, जीएसटी, तो जीएसटी को लेकर के कानून बनाया गया था 101वां। और 102वां जो संविधान संशोधन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 102, ठीक है। इसमें 2016 है क्या? आप देख लीजिएगा 2016 है या 2018 है इसमें से। और जो 102वां संविधान संशोधन है दोस्तों, 100 दूसरा संविधान संशोधन है, इसमें क्या है? तो इसमें है ओबीसी आयोग बनाया गया था, ओबीसी आयोग बनाया गया था। और 338 बी एक आर्टिकल था, इसको जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत में संविधान का कौन सा भाग नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है? नीति निदेशक तत्वों से दोस्तों ये भाग नंबर 4 होगा, जो आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 तक प्रदत्त है। ये क्लियर है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने का शक्ति देता है? दोस्तों, जैसे हमारे संविधान में मैंने आपको बताया है कि आर्टिकल नंबर 111 है और राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर डिसीजन लेने का अधिकार देता है, ऐसे ही एक आर्टिकल है 200, और 200 भी राज्यपाल को आरक्षित करने का शक्ति देता है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 200। लेकिन उस पर जो डिसीजन, राष्ट्रपति का डिसीजन होगा, वो 201 में होगा। राष्ट्रपति जो उस विधेयक पर डिसीजन लेगा, वो 201 के तहत लेता है। लेकिन राज्यपाल, यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि राज्यपाल को कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने की शक्ति देता है? तो ये अनुच्छेद 200 होगा। 200 के तहत ही वो डिसीजन लेता है कि क्या हमें उसे पास करना है, उसे फेल करना है, अपने पास रखना है, या राष्ट्रपति के पास भेजना है। जब वो राष्ट्रपति के पास भेज देता है, तब 201 के तहत फिर राष्ट्रपति उस पर डिसीजन लेता है। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। 201 के तहत फिर राष्ट्रपति का डिसीजन होता है, 213 में राज्यपाल का अध्यादेश है, राज्यपाल का अध्यादेश है, और 356 में राष्ट्रपति शासन है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? और इसका आंसर करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, आप मुझे बताएंगे जो हमारी प्रारूप समिति थी, जिसे मसौदा समिति कहते हैं या ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, इसमें कुल कितने मेंबर थे दोस्तों, ये आप कमेंट करके बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।